हेलो एवरीवन। अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरीश मौर्य आज आपको राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये 13 सितंबर 2015 द्वितीय पाली का पेपर मैथ्स के पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन है द्वितीय पाली का वो मैं अपलोड कर चुका हूँ सॉल्व करके, और प्रथम पाली का भी पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसको आप जाके पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि 720 मिठाइयाँ है ना बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती हैं कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। तो प्रत्येक बच्चों को कितनी मिठाइयाँ मिली, हमें ये ज्ञात करना है प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, और 720 मिठाइयाँ थी, है ना। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना बच्चों की संख्या x है। ठीक है, माना बच्चों की संख्या x है। ठीक है, कितना है, x है। अच्छा, अगर ऐसे एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी घर में 10 मेंबर हैं, ठीक है, और उस घर में 50 मिठाइयाँ आई। 10 मेंबर हैं और 50 मिठाइयाँ आई, और 10 मेंबर को बराबर बराबर बांटनी। तो बताइए कितनी कितनी मिठाइयाँ बटेगी, 5 मिठाइयाँ बटेगी। तो आपने क्या किया, 50 मिठाइयाँ हैं, 50 मिठाइयों को आपने 10 से भाग कर दिया। टोटल मिठाइयों को आप टोटल जितने मेंबर थे घर में उससे भाग किया आपने। तो आप ये बताइए प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई अगर हमें निकालनी है, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई तो कितना आ जाएगा बताइए। टोटल मिठाई कितनी थी, 720, और संख्या से मैं भाग कर दूँ, जितने बच्चों की संख्या थी यही तो है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई। तो हमने संख्या से भाग कर दिया, हमने x से भाग कर दिया। ठीक है, जब हम x से भाग कर देंगे प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाई आ जाएगी। ये सिंपल समझ पा रहे हैं, जैसे एग्जांपल लिया। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या, ये मिठाइयों की संख्या प्रत्येक बच्चे को कौन सा है, 720/x। हमने लिख लिया 720/x। ठीक है, बच्चों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर है। बच्चों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी थी, x, इसके कितने परसेंट के बराबर है, इसका 20% के बराबर है। ये इक्वेशन बनेगा। मैं देखिए बार बार आपको समझाता हूँ, मैं कहता हूँ आप ट्रिक कुछ मत किया करिए, आप बेसिक से लगाना सीखिए। अगर जिस दिन आप बेसिक से लगाना सवाल को सीख जाएंगे उस दिन आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी और आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके आएंगे। बात समझ रहे हैं। और जहाँ पे जैसे चीज़ें ज़रूरत पड़े वहाँ पे वैसे करना चाहिए, बार बार हर चीज़ को ट्रिक नहीं बनानी चाहिए। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये 720/x और ये कितना आ जाएगा 20/100। ठीक है, तो ये 20×100, तो x² बराबर आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, 36, तो x बराबर आ जाएगा 60। बच्चों की संख्या कितनी आएगी, 60। तो बताइए मिठाइयों की संख्या कितनी आ जाएगी, 720/60, ये 12 × 6 = 72, तो 12 मिठाइयाँ आ जाएगी। ये प्रत्येक बच्चे को मिली 12 मिठाइयाँ, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इसको बेसिक से लगा दिया। अगर ये पता रहता है वहाँ तुरंत लग जाता है एग्जाम में। अच्छा, ये सवाल देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। घन मतलब समझ रहे हैं, जैसे 3 × 3 × 3, 3 होना चाहिए, 3 × 3 = 9, 3 × 27, एक घन है किसका, 3 का। 3 का क्यूब ही है, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, ये क्या है 8 है, ये किसका है 2 का क्यूब है। ऐसे ही किसी का घन बनना चाहिए 512 में गुणा करने पे। तो अगर 512 हम देखेंगे तो क्या है, ये 512 ही खुद क्या है, 8 × 8 = 64, 8 × 512, 8 का क्यूब है। अब इसमें हमें गुणा करना है, तो इसमें हमें गुणा करना है। तो बात समझिए, अगर 512 को मैं लिखूँ तो 512 आपका क्या है, अब 2 × 2 × 2 है ना, फिर कितना 2 × 2 × 2, फिर कितना 2 × 2 × 2। तो इसको घन बनाना है। तो इसको घन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आप खुद देख रहे हैं, ये आपका 8 × 8 × 8 है, यही तो है आपका। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें 16 × 16 × 16, ये बन सकता है घन। तो ये इसमें से 8 ले लो, यानी सब में 2 2 अलग अलग गुणा कर दो। कहने का मतलब एक 8 और हम ले लेते हैं, है ना, एक 8 और ले लोगे तो ये 16 का घन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो सिंपली क्या किया, इसमें जो 8 लिया आपने, इसमें क्या है, इसमें आपके है 2 × 2 × 2 है ना। तो 1 2 यहाँ पे हो गया गुणा, तो ये 16 हो गया। 1 2 यहाँ पे गुणा हो गया, ये भी 16। 1 2 यहाँ पे गुणा, तो ये भी 16, यानी किसका घन बन जाएगा, 16 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आ जाए, आई थिंक 4000 कुछ आएगा, 4096 हो सकता आ जाए, आप देख लेना। तो ये 16 का घन बन जाएगा, इसका 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कितना गुणा करना पड़ता है, ये सवाल था 2 × 2 × 2, इसमें और गुणा करना पड़ता है इसमें। तो ये घन बन जाता 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 1 ये, और 2 दूनी 4 1 ये,
और ये पूरा लेके ये घन मिल जाता है इसका, ठीक है, 8 से गुणा करने में, तो ये आपका 8 आंसर आ जाता है। अच्छा ये सवाल देखते हैं, ये आसान सवाल है। 36 व्यक्ति एक कार को 18 दिन में, तो यमन डीमन लगा दो, इंटू D2, 36 कितना दिन में, 18 और कितना 27 x, है ना, 9 दूनी 18, 9 3 27, 12 x बराबर कितना 24 दिन में, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आसान सवाल है। ये सवाल देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको थोड़ा सा समझ के करिएगा, है ना। क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर दी जाती है, ठीक है, यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता तो 300 रुपये अधिक मिलता। जैसे मान लो, अगर आप थोड़ा अगर नहीं समझ पाते तो मेरा जो है सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो आप देखिए, टोटल रेट अगर हमें निकालना हो तो बताओ कितना है भाई, 2 वर्ष के लिए मान लेते हैं R होगा, यही होगा ना टोटल रेट, बात आप समझ रहे हैं, जितना भी होगा टोटल रेट यही तो आएगा 2R। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये समय तो उतना ही है ना, लेकिन तो ये जो रेट है ना, अब कुछ पैसा मिलेगा, मान लीजिए आपको ब्याज जो भी मिला, पता नहीं कितना था ब्याज, कुछ भी मिला होगा, लेकिन ये जो रेट है ना, ये रेट आपका 3% बढ़ा के दे रहा है। अब इसको जो ब्याज मिल रहा है, वो जितना ब्याज मिल रहा था ना, उस ब्याज से आपको 300 रुपये अधिक मिल रहा है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं क्या डिफरेंस है इसकी वजह से, ये 2R + 6, ये 6% ज़्यादा है ना। जैसे ये 2R था तो कुछ ब्याज मिल रहा था, अभी भी 2R है तो ब्याज तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इस 6% की वजह से 300 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ऐसे मैं समझा रहा हूँ, और भी तरीके समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो 6% की वैल्यू, ये 300 रुपये, मूलधन के 6% की वैल्यू 300 रुपये है, ठीक है, बात समझ रहे हैं, 300 रुपया, तो 100% का मान निकाल लेना, 300/6 × 100, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 650, कहीं है क्या, ये आ जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का मैंने वीडियो बना के अपलोड किया है, उसको आप जाके देखिए, वहाँ से बेसिक्स आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे कई सवाल मैंने सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं जितना भी मैंने क्लास में, मैंने अभी कंप्लीट वीडियो नहीं पढ़ा है, उसके बाद भी देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस जो मेरे नोट्स में हैं, ये सारी चीज़ें मेरे नोट्स में, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी मेरे नोट्स में, ये सब मैं करा के रखा हूँ, ये सब सारी चीज़ें आई हुई, ठीक है। तो आप एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, जो वीडियो बनाया है उसको पढ़ लीजिए, आगे वीडियो और मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ABC एक कंपनी में हिस्सेदार है, ठीक है, और क्या करें, किसी एक वर्ष में A को लाभ का 1/3 भाग, ठीक है, एक A है, दूसरा B है और तीसरा C है, इसको 1/3 भाग जो भी लाभ हुआ, और B को कितना 1/4 भाग, और C को 5000 रुपये, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है, ये हमें पता नहीं। तो क्या करो, इसमें 3 और 4 का एलसीएम ले लो, एलसीएम किसका, 3 और 4 का, 3 एंड, तो कितना आ गया 12। मान लेते हैं जो लाभ था, कुल लाभ मान लेते हैं 12 यूनिट है, 12 भाग है, 12 भाग कुल लाभ है ना, कुल लाभ यहाँ कर लेना, ये 12 भाग मान लिया कुल लाभ, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो A को कुल लाभ का 1/3 मिला, A को कुल लाभ का 1/3 मिला, तो A को कितना मिला होगा, 1/3 अगर 12 का करोगे तो 4 भाग किसको मिला, A को, है ना, कुल लाभ का 1/3 ये मिला है, और B को कुल लाभ का 1/4, तो इसको कितना भाग, 3 भाग, बिल्कुल ठीक है। तो A को 4 भाग, B को 3 भाग, टोटल है 12 भाग। तो बताओ C को कितना मिला, 12 में से 7 घटा दो, है कि नहीं, C को तो यही मिलेगा, 12 में से 4 + 3 ये घटा दो, तो 12 में से 7 घटाओगे कितना, 5 भाग, C को कितना आ गया, 5 भाग मिला, ठीक है। और इसी 5 भाग की वैल्यू कितनी है, 500 रुपये, तो ये 500 रुपये है, 5 भाग का मान 5000 रुपया, सॉरी, तो 1 भाग का मान 1000 रुपया। तो क्या कह रहा है, A को लाभ, A को 4 भाग है, 4000 रुपये आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और भी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर लो, x मान के। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और उसकी जानते हैं आप, समबाहु त्रिभुज जो होता है उसके जो साइड्स होते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसके सब साइड्स बराबर होते हैं, A B एंड C, ये है, ठीक है। ये साइड्स सब साइड्स आपस में बराबर होते हैं, और सब कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। साइड्स बराबर तो कोण बराबर, ठीक है, 60-60 डिग्री का होता है। ये छोटी बात है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा डायग्राम अगर मैं बनाऊँ इसका, तो समबाहु त्रिभुज ये है, ठीक है, ये है ABC, है ना, और ये साइड्स अगर बराबर है, और अगर इस पे बाइसेक्ट करती हो, जैसे ये 60 डिग्री है, इसको एंगल बाइसेक्ट करती हुए लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, है ना, ये 30 डिग्री बनेगा, और ये भी कितना 30 डिग्री बनेगा।
तो ये जो होगा ये मिड पॉइंट पे आएगा यहाँ पे, है ना, ये मिड पॉइंट BC को, है ना, दो भागों में बांटेगा, ठीक है, बराबर भागों में दो भागों में बांट देगा, और ये परपेंडिकुलर भी होगा, ये AD अगर होगा तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये मिड पॉइंट से होते हुए भी जाएगा अगर ये समबाहु त्रिभुज है। बात समझ रहे हैं? ये दो प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 90 है तो ये 60 ऑलरेडी था ही तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इधर भी ये 30 डिग्री है और ये 60 था, है ना, तो ये 90 है तो एक समकोण त्रिभुज दोनों साइड बन जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देता हूं मैं। अब क्या करें, अब क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या कह रहा है, बेसिक से समझते हैं। बाकी ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ये बहुत आसान है अगर आपको थोड़ी प्रॉपर्टी पता हो। अब जैसे बात समझना, मैंने ABC ले लिया, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, इसको D बोल दिया। अगर साइड्स में A ले लेता हूँ, ये पूरा भी A है, तो ये बताओ ये तो मिड पॉइंट है, क्या है ये मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, ये साइड्स बराबर ये साइड्स, यही तो हो रहा है। तो बताओ A को आधा आधा बांटोगे तो ये A/2 हो जाएगा और ये भी कितना A/2 हो जाएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। और हमें क्या निकालना, हमें ये CH को निकालना है, AD, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको निकालनी है। अगर इसको निकालना है तो क्या करोगे, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, समकोण त्रिभुज के बारे में पाइथागोरस प्रमेय होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। नहीं पता है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, ठीक है, क्या होता है ये, कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे इस डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ये डायग्राम, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बस यही है ना। और कुछ चीजें हैं वो समझनी। पहली बात, कोई अगर ऐसे समकोण डायग्राम है, ये मैं दो डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, दो डायग्राम, दोनों के बारे में ध्यान से समझिए, ठीक है। आप ऐसे छोटी छोटी बातें लिख लिया करिए। जैसे मैं इसको A, दिस इज B एंड C, समकोण में एक हमेशा 90 होता है, ये भी A है, ये भी है और ये C है ना, ये भी 90 है। अगर मैं, सॉरी पेज थोड़ा इधर उधर हो गया, अगर मैं इस कोण की बात करता हूँ, ये कोण, इसको मैं थीटा ले लिया, तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ठीक है, ठीक है, और 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, बाकी पजी भुजा आधार होती है, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कोण ले लेता हूँ, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा लंब ये होती है, ठीक है, कोण के सामने की भुजा लंब होगा और 90 के सामने की भुजा कर्ण होगा, बाकी बची भुजा आधार होगी, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, बस इतना अंतर होता है, ठीक है। दो डायग्राम में समकोण में ये याद रखना, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये छोटी सी बात थी जो आपको समझने की जरूरत है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पाइथागोरस से भी निकाल लो और कोण से भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, कर्ण आप में कितना है, इस कोण की अगर बात करोगे तो इसके लिए कर्ण आपका कितना A है, A आपका कर्ण है, तो कर्ण क्या कर दिया, A का स्क्वायर। आधार आप इस कोण की बात कर लो, अभी इसमें यही कोण की बात कर लो, अभी कोई नहीं कर रहा, तो इस कोण की बात कर लिया तो आधार A/2 आ गया आपका, ये A/2 आपका आधार आ गया, ठीक है, A/2 का होल स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, H का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर बराबर A² माइनस A²/4, इनको और फाइनली हल करोगे तो आ जाएगा 3A²/4, राइट। तो H बराबर कितना जाएगा, √3A²/4, इनको और हल कर लो तो √3A/2 आ जाएगा। तो हाइट हमें यहाँ से पता चल गई, ये जो हमारी हाइट आ गई, ये हमारी हाइट है H बराबर √3/2 इंटू A, ठीक है। और यही हमें निकालना है, हमें साइड्स की वैल्यू, भुजा की वैल्यू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 लिख देते हैं, तो हमारा H बराबर कितना जाएगा, √3/2 इंटू 4, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो H बराबर 2√3, यही आंसर आ गया, 2√3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने पूरा मतलब डिटेल में हल करके दिखा दिया आपको कैसे कैसे वैल्यू आ रही है। आपको अगर कोई फार्मूला नहीं है, जैसे ही याद रहता है किसी किसी को कि जो है √3/2A होता है, ठीक है, याद रहता है, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैं समझाने में इतना समय लगा, लेकिन मुझे करना होता तो थोड़ा जल्दी हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगर हम कोण से निकालना चाहें तो क्या कोण से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखना जरा। जैसे ये 60 डिग्री हमें पता है, ये 30 डिग्री ये भी हमें पता है ना, ये A/2 है, A/2 क्या भाई, ये बात समझिए। अब जब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, है ना, ये भी सब साइड्स 4 होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब ये 4 है, ये पूरा 4 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, तो हमें पता चल गया ये 2 है और ये 4 है, और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो आप कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं अगर ये लूँ तो आप ऐसे देखना, लाल बटे कक्का, आप इसमें देखना, इस कोण के लिए लंब ये है, लंब किस में आ रहा है, लाल बटे कक्का, तो आप लंब की बात करें, ये आ रहा है, लंब इसमें है,
और इसमें आ रहा है लंब, तो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। और ये क्या होता है, जैसे ये साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, है ना, ये लंब है एल मतलब। थोड़ा डिटेल में और समझा देता हूँ, थोड़ा सा देख लो आप, ऐसे सवाल कभी आते हैं तो कंफ्यूज मत होना जो ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पढ़े हैं। जैसे लाल बटे कक्का को समझो, है ना, तो ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे यल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, और ये होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब हो गया आधार बटे कर्ण, और ये होगा टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब उल्टा चलते हैं, तो ये साइन का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में अपोजिट होता है कोसेक, है ना, तो कोसेक थीटा इधर से चलोगे कर्ण बटे लंब, और ये सेक हो जाता है, सेक कॉस का सेक होता है, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और ये कॉट हो जाता है टैन का कॉट, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपको लंब निकालना है इस कोण के लिए, अगर ये 60 कोण के लिए लंब निकालना है तो आप कैसे करोगे, लाल बटे कक्का, है ना, तो हमें लंब चाहिए तो हम ये ले लेते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन होता है ये, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इसमें लंब आपका क्या है ए बी सी लिख लो। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन थोड़ी सी बेसिक को समझो, आगे के सवाल आएंगे। लंब ये हो गया इसके लिए, और कर्ण 4 हो गया यानी ए सी, है ना, तो अब लंब कितना है h, है ना, कर्ण कितना है 4, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, बराबर h बटे 4, ये कितना 2 दूनी, तो h बराबर कितना जाएगा 2√3। ठीक है, ये हो गया। ऐसे 30 लेके भी आप काम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, लेकिन आप यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लगाइए मेंसुरेशन का, क्योंकि सबको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता होती, बात समझ रहे हैं। जिनको पता है वो तो इस सवाल को ऐसे भी कर ले जाएंगे, है ना, सिंपली ये समझ के थोड़ा सा करिए। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाइयों की लंबाई क्रमशः 35, 40 और 45 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले आप देख लो क्या है, ट्रिपलेट्स है। अगर ये ट्रिपलेट्स होते हैं तो आपके लिए तो सबसे ज़्यादा आसान है। ट्रिपलेट्स देखने के लिए इसको मिनिमम जितना काट सको काटो, तो 5 से काटो, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 7 8 9 है। ठीक है, 7 और 9 का भी वैसे याद कर सकते हैं, एरिया कितना आता है, एक वैल्यू लेके उसका उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जितना गुना होता है उसका मतलब 2 गुना करके मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ऐसे मत करिए अभी, याद बात करने के लिए इसको मैं बताता हूँ कैसे बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, बेसिक तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एक है आपके सामने, मैं ऐसे ट्रायंगल बना देता हूँ, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, और ये 35 ले लिया, और ये कितना 40, और ये कितना है 45 के, तो ए मान लो 35 है, बी कितना है 40 है, और सी कितना है 45 है। तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालिए, है ना। अर्ध परिमाप निकालने के लिए ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं अर्ध परिमाप को, स्मॉल एस होता है, तो a + b + c/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे कितना 35 + 40 + 45 बाई कितने के 2 के, तो ये जोड़ दो, तो 5 5 10, 4 4 8, 8 2 10, 11 1 12 बटे 2 यानी कितने के 60 के आ गया। तो हीरोज फार्मूला होता है, हीरोज फार्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको एरिया निकालना, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो आपको क्या किया जाता है अंडर रूट, है ना, अर्ध परिमाप इंटू अर्ध परिमाप माइनस पहली साइड है, अर्ध परिमाप माइनस दूसरी साइड, और अर्ध परिमाप माइनस तीसरी साइड, इसमें रख दिया जाता है। तो जब इसमें रखोगे तो s की वैल्यू कितनी है 60, और 60 में से पहली साइड को घटाओगे, 60 में से 35 घटाओगे कितना आ जाएगा 40 25, है ना, 25 आ गया, गुणे फिर 40 घटाओगे 20 आ गया, फिर 45 घटाओगे 15 आ गया, ये वैल्यू आ गया। इनको हल करना पड़ेगा, तो इनको हल करके पेयर बनाओ किसी एक का, तो इसको हम 15 × 4 लिख दें, इसको हम 5 × 4 लिख देते हैं, इसको 5 × 4 5 × 5 लिख दिया इसको। ठीक है, और ये 5 × 4 है, और ये 15 को एज इट इज रह दो, तो ये 15 ये बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक 15 बाहर आ गया, और एक कितना आ गया, एक 4 बाहर आ गया। ठीक है, एक 4 भी लिख दिया, और एक क्या आ गया, एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, एक 5 लिख दिया, और अंदर कितना बचा √5 के, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15 चौका 60 और 6 300 √5। लेकिन तो ऐसा अपने ऑप्शन में कहीं है नहीं, अपना ऑप्शन में डेसिमल दिया है। वैसे जनरली क्या होता है, जैसे ये √5 दिया है ना, तो √5 की वैल्यू किसी को याद नहीं रहती, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा पहले पॉज करके वीडियो को। तो इनको देना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए था √5 की वैल्यू इतनी है, आपको आप कैलकुलेशन करें इसलिए इन्होंने नहीं दिया है। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। फिलहाल ये याद रखिए कि ये 4 से बड़ा है ना, यानी 4 मतलब 2 के आसपास आएगा, तो यानी 600 के आसपास वैल्यू होगी, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, इसमें कभी तुक्का मत मारना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो चलिए 5 का मैं निकाल के आपको बताता हूँ कैसे निकाला जाता है 5 का। ऐसे कभी भी आपको रूट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे कर लिया, और अब आप इसमें 2 से
ऐसे करिए, 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू जुड़ जाती है, ये दोनों जुड़ जाएगी, 2 2 4 ऐसे लिख लिया, और 5 में से 4 के 1 बचा। अब दशमलव बढ़ाओगे तो पेयर में संख्या उतरती है ना, तो ऐसे उतर लिया। अब इसमें ऐसे ऐसे किससे भाग करें? अब यहाँ पे कोई एक संख्या करेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ता है। तो मान लो 41 करोगे तो कम हो जाएगा, 2 बार करते, 3 बार नहीं जाएगा, 100 से ज़्यादा, तो ये 2 बार यहाँ पे भी, 2.2 यहाँ पे भी, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे कर लिया जाता है, ठीक है। अब इसको फिर जोड़ लो 44, अब इनमें जब घटाओगे तो ये आ जाएगा 6, और ये 9 में से 8 के 1 है ना, फिर 2 जीरो उतार लिया, ठीक है। अब कितनी बार ले जाओगे? अब अगर 4 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 यहाँ कर दिया, ठीक है। तो ये फिर 3, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 4 3 12, और 4 3 12, 1 13, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इनको बस इतना बहुत है, 2.23। तो इसका वर्गमूल आ जाएगा जो भी है, √5 की वैल्यू आ जाएगी, √5 की वैल्यू आ जाएगी 2 आगे भी आता जाएगा, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये आगे भी आता जाएगा, लेकिन हम दशमलव के 2 स्थान तक ही ले लेते हैं। तो 300 में ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 300 में जब इसमें गुणा करोगे, 2.23 को 300 में गुणा कर दो, तो 2 जीरो तो अपने मन से मैंने रख दिया, फिर 3 त्रिक का 9, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, ये 669 आ जाएगा, ठीक है, 669 के, और एक स्थान इसमें और निकालना पड़ता तब जाके एग्जैक्ट वैल्यू आती। लेकिन तो आप इसको समझ सकते हैं, ये आसपास ही वैल्यू आएगी, मतलब 669 आ रहा है, 670 के आसपास की वैल्यू आएगी, तो हमने इसको कर दिया, ये आंसर आ जाएगा सी वाला, ठीक है। 8 बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि एक और वैल्यू करते हैं ना, 0.00, मतलब जो भी वैल्यू आती कितनी छोटी वैल्यू आएगी, तो ये 670 के आसपास की आंसर आता, तो आप ऐसे हल कर देते हैं। √5 का कैसे निकालना है वो भी मैंने वैल्यू बता दी, ठीक है। 44 नंबर देखते हैं। रघु ने, देख रहे हैं इस टाइप के सवाल जो है, एक और सवाल आया था, है ना, हर पेपर में आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देके करिएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है रघु ने 1200 किलोमीटर की यात्रा हवाई जहाज से तय की। हवाई जहाज से कितना है, ये लिख देता हूँ, हवाई जहाज से 1200 किलोमीटर हवाई जहाज से तय कर ली, कोई बात नहीं है, तय की, जो कि कुल यात्रा का 2/5 भाग है। कुल यात्रा का 2/5 भाग है, जब ये 2/5 है, मान लेते हैं कुल यात्रा x किलोमीटर है, कुल यात्रा कितने किलोमीटर है, x किलोमीटर, ठीक है। x का 2/5 जो भाग है ना, वो हमारा वही है कितना, 1200 किलोमीटर, कोई बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, x बराबर 1200 × 5/2 है ना, तो ये 600, तो कुल दूरी कितनी आ गई, 300 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर कुल दूरी है, ये हमें पता चल गई इतनी दूरी, जिसमें से 3000 किलोमीटर से इन्होंने क्या किया, हवाई जहाज से इन्होंने 1200 किलोमीटर चले, कोई बात नहीं है, लिख दिया। अब क्या कह रहे हैं, उसने कुल यात्रा का 1/3 भाग कार से चला, इसका 3000 का 1/3 भाग ये कार से चल रहा है, 1/3 भाग, तो 1/3 भाग 1000 आ जाएगा। 1000 किससे चला, ये कार से चला, ये कार से 1000। अब बचा कितना भाई, 1200 तो हवाई जहाज से, 1000 कार से, बची जो वैल्यू है वो किससे चल रहा है, रेलगाड़ी से बची, और वही शायद निकालना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई यात्रा, शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा तय करती है, जो बची यात्रा और रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी से, अब बताओ 1200 और 1000, 2200, बची यात्रा कितनी, 800 किलोमीटर, ये किससे, रेलगाड़ी से, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान देकर सवाल करना, कंफ्यूज मत होने, ठीक है। ये आंसर आ गया। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर इसकी माध्यिका देखिए निकालनी है, 45 नंबर की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका के लिए सिंपली मैंने क्या बताया था, देखिए मैं वीडियो में कई बार आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है और पढ़ने की। एक तो माध्य रखो, फिर से बता देता हूँ, दूसरा माध्यिका रखो, इनको, इनके कॉन्सेप्ट को समझ लो, और तीसरा जो है आप बहुलक रखो, है ना, और चौथा आप जो है परास रखो, रेंज कैसे निकलना है, पांचवा आपको स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन वो याद रखो, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये याद रखो। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसके पहले भी मैं आपको बताया था, है ना, विचलन उचलन क्या है, ये सब सारी चीज़ें बताया था। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे माध्यिका की बात करती है, तो माध्यिका के लिए मैंने आपको सिखाया था कि माध्यिका के लिए जो भी ये आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों को चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो, ठीक है। तो मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहा हूँ, तो इंक्रीजिंग पहले 1 है तो 1 को लिख लिया, 1 के बाद देखो 1 से बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 भी मैंने लिख लिया, ऐसे लिखते जाओ। फिर उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5, 1 2 3 जगह 5 है, तो 5 हमने लिख लिया, 1 2 3 5। 5 के बाद क्या है, 6 है, 6 2 जगह है, हमने लिख लिया 6, ठीक है, 6 लिख लिया। और 6 के बाद क्या बचा, 7 है, 7 हमने लिख लिया, 7 लिख लिया। 7 के बाद 8 है, 8 हमने लिख लिया, 8 लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 12 है, 12 12 लिख लिया, हो गया, ठीक है। 2 बार 12 है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब सही है। अब मैंने क्या बताया था, अब आपको देखना है अगर संख्या विषम है, अगर संख्या क्या है, विषम ऑड है, ये गिनने पे,
तो कुछ नहीं करना, बीच वाली जो वैल्यू होगी वो आंसर होगी, है ना। अगर संख्या आपका इवन है, मतलब सम है, ठीक है, तो क्या करना है, सम है तो दो संख्या निकाल के, जैसे इसमें कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये विषम है तो कुछ नहीं करना है, 11 में बीच वाली वैल्यू, तो 11 में करोगे 5 इधर निकाल दिया और 5 इधर निकाल दिया, बीच वाली वैल्यू कितनी है, 6, ठीक है, ये 6 आपका आ जाएगा। कितने हैं आप संख्या देख लेना, 6 आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसमें एक और संख्या मैंने दे देता, एक और मतलब 12 एक और दे देता, मान लो ये विषम आ जाता, विषम नहीं अपसम आ जाता, गिनो जरा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको और इसको, ठीक है। तो ये गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 6 3 3 9 3 4 12, अब 12 है ना, तो 12 में से 2 तो निकाल लो, नहीं 2 की काम है, बचा 10, अब 10 को बांट दो, है ना, दोनों साइड में 5 5, तो यहाँ पे 5 निकालते तो 5 ये हो गया, हटा दिया, इनकी रोल नहीं है अभी, 5 इधर है निकाल दिया, बचा कितना 6, अब इन्हीं को जोड़ के बटे 2 कर, तो ये आंसर आ जाएगा, ये भी कितना 6, है ना। अगर विषम है तो कुछ नहीं करना, विषम बीच वाली वैल्यू ले, अगर 11 है तो 11 में कितना आ जाएगा, छठवां वाला आ जाएगा, 5 इधर निकाला, 5 बीच वाली वैल्यू आ गई। अगर सम है तो 2 निकाल के जो बचे उसको दोनों साइड में बांट दो, और दोनों जो वैल्यू बीच में आती है ना उनको जोड़ के बटे 2 कर दो, वो आपका माध्यिका आ जाएगा। यहाँ पे 6 है क्योंकि विषम था, ठीक है, समझ गए ना। तो ये नहीं होगा, तो ये जब नहीं होगा तो कितना आ जाएगा, तो हमें 11 था तो 5 इधर निकाला और 5 इधर निकाला, तो ये 6 आंसर आ गया, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माध्यिका बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है ना, ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं, 3 4 5 है ना, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, 3 4 5 ट्रिपलेट्स हैं, बस अब कुछ करना ही नहीं है, तो ट्रिपलेट्स हैं यानी ये समकोण त्रिभुज है, समकोण है तो बस ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, 5 ले लिया, खत्म, चाहे एक्स एक्स ले लो क्योंकि ये अनुपात में दिया है। अब क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 216 वर्ग, तो भुजा की परिमाप ज्ञात करना आ जाएगा, तो इसका एरिया निकालोगे कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 3x, हाइट कितनी है इसकी 4x, है ना 4x, और ये कितना है टोटल 216, इन्हीं को काट दो, ये कितना जाएगा 2, तो ये जाए 6x² बराबर 216 के, तो x² बराबर 6 3 18 6 4 36, तो x बराबर कितने के 6 के। अब परिमाप चाहिए तो परिमाप मैंने बताया यहीं से चलो, यहीं पे आना है, ऐसे पैदल पैदल किनारे किनारे चलो, वहीं पहुँचोगे तो कितना चलोगे, तो 4x चलना, 3x चला, 5x चला, तो 4 3 7 5 12x चला, ये परिमाप है, x का मान है 6, है ना, तो 12 छक 72, ये आंसर आ जाएगा, है कहीं 72, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो याद रखना ट्रिपलेट्स का बहुत बड़ा रोल है, ट्रिपलेट्स के देख रहे हैं कितने क्वेश्चन है, तो ट्रिपलेट्स जो मैं बताया था उसको दिमाग में रखिए, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 512 और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी ज्ञात करनी है, ठीक है, ये चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, बराबर LCM इंटू HCF, ये होता है एक फार्मूला होता है, उससे भी कर सकते हो आप, है ना। तो ये दूसरी पहली संख्या मान लिया 52 है, दूसरी संख्या माना दूसरी ही है, ऐसे रहने देते हैं। LCM 520 पता है और ये HCF कितना है 4 है, इनको काट दो, ये कितना हो गया 10, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 40, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। और भी तरीके कर सकते हैं, अगर आपको और भी तरीके करनी है तो आप मान के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 चौका 52 या ऐसे भी कुछ करके। चलिए ये 48 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि 48 नंबर क्या कह रहा है कि आंकड़ा समूह का सबसे अधिक बारंबार आने वाला मान कहलाता है बहुलक, है ना, कहीं भी लिखा हो जैसे 1 2 3 3 3 2 4 4 4 4 5 5। अब इसमें देखो रिपीट सबसे ज्यादा कौन है, 4 है, तो ये कौन है, यही बहुलक है, तो बहुलक इसमें पूछा जाएगा तो कौन बहुलक है, 4, जो सबसे ज्यादा रिपीट है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कोई आंकड़ा का समूह है सबसे ज्यादा अधिक बारंबार कई बार आया हो, आने वाली मान कहलाता है, वो बहुलक होता है, ठीक है। याद रखना ये चीजें, जो सबसे ज्यादा आंकड़े दिए हों उसमें सबसे ज्यादा रिपीट जो होता है उस संख्या को बहुलक बोलते हैं। तो बहुलक निकालना हो तो वही संख्या उठा के रखना होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। 49 क्वेश्चन देखते हैं, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है, इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु इतनी है और 9 विद्यार्थी की औसत है, तो 15वां विद्यार्थी का सिंपल सा है, किसी क्लास में क्या थे 15 थे टोटल, है ना, 15 थे। अब इस 15 का हमें पता है, 15 का हमें कितना पता है, 15 विद्यार्थी की औसत आयु 15 है, तो 15 गुणे 15 कर दिया, कितना आ गया 15 बने 225, ठीक है। ये टोटल पता गया, टोटल इतना हो गया। लेकिन इसमें से क्या कह रहा है, इस 15 में से हमें सिर्फ किसकी वैल्यू दे रहा है, 5
ये 5 का अलग दे रहा है, कितना है 14 है, और कितना दे दिया, और 9 का कितना है 16 है, तो 9 और 5 14, यानी एक बच रहा है, जो एक बच रहा है यानी टोटल ये तो आ गया एज, है ना, टोटल एज आ गया है ना, ये 15 का टोटल एज में से ये 14 का ही तो निकल रहा है, जो एक का बचेगा वो घटा दो। तो यानी कैसे करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, 15 गुणे 15 ये आ गया 225, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या घटा दो, इसमें से 5 गुणे 14 घटा दो, है ना, तो ये 14 पंचे 70, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 9 गुणे 16, तो ये कितना हो जाएगा 9 छक 54, ठीक है, 5 9 1 के 9 10 144, ठीक है। अब 144 ये दोनों इसमें से घटा दो तो कितना घट जाएगा, ये 225 में से इनको जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ये आ जाएगी 4 7 4 11 214 इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 वर्ष, 15वें पे कितना है 11 वर्ष। ये सिंपल था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 15 का हमें पता था, 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है, तो टोटल 15 का कितना आ गया 225, जिसमें से हमें क्या पता है, जिसमें से 5 का पता है कि ये शुरू के 5 कह लो या कोई भी कह लो, है ना, तो 5 की औसत आयु 14 था, तो 14 पंचे 70 टोटल पाँचों का हो गया। उसके बाद और 9 का जो था, 9 विद्यार्थियों का औसत आयु 16 है, इसका 144 हो गया, 9 और 5 14 हो गया, यानी 14 का ही दिया था, जो एक बच रहा है 15वां उसका हम निकाल सकते हैं टोटल में से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 वर्ष। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन समचतुर्भुज की बात कर रहा है। समचतुर्भुज मतलब ये रोम्बस होता है, ठीक है। रोम्बस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये रोम्बस है, ठीक है, ये पतंग की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में पतंग है नहीं, पतंग की प्रॉपर्टी अलग होती है, रोम्बस होता है, इसमें सब साइड्स बराबर होते हैं। पतंग अगर कभी बनाओगे तो पतंग ऐसे बनता है, ये होता है, इसमें ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है, ठीक है। भले दिख रहा है लेकिन पतंग और रोम्बस की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो अब बात को समझना, थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसकी समझिए, समचतुर्भुज की थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। ये जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री पे, और सब बराबर होते हैं। ये सबकी एरिया बराबर होगी, 3 और 4 सब एरिया बराबर होगी, बात समझ रहे हैं, एकदम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या है, अगर इनका हमें निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे, मान लिया हमने, चलिए मान लिया क्या निकालना है, विकर्ण की लंबाई, कौन सी विकर्ण, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, इसमें क्या दे दिया, और एक विकर्ण की लंबाई इतना है। चलिए मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण ये है, ठीक है, ये ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ और डी ले लेता हूँ, ठीक है। जो ए सी विकर्ण है ना, ए सी इसको मान लेता हूँ मैं D1 है, ठीक है, और जो बी डी विकर्ण है इसको मान लेता हूँ मैं D2 है। तो ये जो लाइन होती है ये बाइसेक्ट भी करता है, मतलब जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। तो अगर ए सी, ये पूरी जो रेखा है ना, ए सी विकर्ण है, अगर ये D1 है तो ये बताओ D1/2 हो जाएगा और ये भी D1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिख रहा हूँ, एक ही कर रहा हूँ क्योंकि सबके एरिया बराबर है, एक का निकाले 4 से गुणा कर देंगे सबका आ जाएगा। और ये पूरा है D2, तो ये दोनों साइड्स बराबर है, जितना ये उतना ये, तो ये भी हो जाएगा D2/2, ठीक है। तो एक अगर इसमें से पहला वाला डायग्राम निकाल लेते हैं ऐसे, तो ये समकोण बनता है, ठीक है। समकोण बढ़ेगा जब D2/2 होगा और ये D1/2 होगा, तो इस त्रिभुज का एरिया कितना आएगा, एरिया आप त्रिभुज ये जो भी है एरिया इस त्रिभुज का, तो कितना जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा है D2/2 और हाइट कितनी है D1/2, ठीक है। तो फाइनली कितना जाएगा D1 इंटू D2 और बाई कितने के 2 दूनी 4 दूनी 8 के, ये एक त्रिभुज का एरिया आ गया, ये एक त्रिभुज का इसका एरिया आ गया, इसका एरिया हमें पता चल गया। अच्छा, जब इसका पता चल गया तो ऐसे हमारे पास 4 डायग्राम है, 1 2 3 4 और सब बराबर हैं, तो मैं 4 से गुणा कर दूं तो पूरे का एरिया आ जाएगा। ये अगर ABCD है, ABCD, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। अगर हमें इसका निकालना है तो हम इसका 4 गुना कर दें तो कितना जाएगा D1 इंटू D2 बाई कितने के 8 के, तो 4 दूनी 8। तो याद रखना ये D1 इंटू D2 बाई कितने के, ये होता है आपका कितना आ गया 2 के, ये होता है रोम्बस का एरिया, ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू दिया है, मैं मिटाता हूँ इसे, ठीक है। इसमें आपको वैल्यू दे दिया है इसने, ये सब आप नोट कर लीजिए, पॉज करके थोड़ा सा बेसिक समझिए, नहीं समझते तो मेरा जो मैं ज्योमेट्री कर रहा हूँ मेंसुरेशन की वीडियो देखिए। तो इसका एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ जो भी है चतुर्भुज वो है आपका D1 इंटू D2/2। तो हमें क्षेत्रफल पता है, ये 500 दे दिया है समचतुर्भुज का, 500 बराबर D1 भी दे दिया है 25, एक विकर्ण दे दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना है /2, तो ये 25 दोनों 50, तो D2 बराबर कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है, तो आप प्रॉपर्टी समझिए,
जितने भी चतुर्भुज बने हैं सब दो पैरेलल लाइनों के बीच में बनी है। मैं समझा भी दूंगा, नहीं तो आप जाके वीडियो वहाँ देख सकते हैं। तो आज यहीं पे आपका शिफ्ट 2 का 13 सितंबर 2015 के शिफ्ट 2 का पेपर भी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको, और उसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं कोई एक वीडियो अपलोड करूँगा, नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यही रखते हैं, पढ़ाई करिए और जॉब लीजिए जल्दी से, है ना। चलिए।